नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। ट्रंकेशन तकनीक होती क्या है, आप बताओ क्या होता है ट्रंकेशन, और आप आंसर इनमें से बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है। करंट अवेयरनेस सर्विस, या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, या इंडेक्सिंग, या नियंत्रित शब्दावली। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 क्या होगा इसका आंसर। बताइए ट्रंकेशन तकनीक क्या है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ट्रंकेशन तकनीक जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। देखिए ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए किया जाता है तथा ट्रंकेशन को वाइल्ड कार्ड सर्चिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे, ट्रंकेशन को वाइल्ड कार्ड सर्चिंग के रूप में भी जाना जाता है। ट्रंकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो विभिन्न शब्दों तथा वर्तनी को शामिल करने में खोज को विस्तृत बनाता है। समझ रहे हैं, ट्रंकेशन जो है वो एक ऐसी विधि है जो विभिन्न शब्दों या वर्तनी को शामिल करके एक साथ मिला के खोज को और बड़ा रूप देती है। इसलिए इसे स्टेमिंग भी कहा जाता है, स्टेमिंग का नाम भी इसे दिया जाता है। ठीक है, स्टेमिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे भी बन सकता है कि ट्रंकेशन क्या है। ठीक है, तो ट्रंकेशन को स्टेमिंग भी बोला जाता है। ऑप्शन में अगर स्टेमिंग है तो स्टेमिंग पे टिक करें। ठीक है, और ट्रंकेशन जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी होता है। ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में भी ट्रंकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ गए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 77, मशीन रीडेबल कैटलॉग निम्नलिखित में किसके द्वारा आरंभ किया जाता है। मार्क का पूरा नाम है मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो मार्क जो है वो इनमें से किसके द्वारा आरंभ किया गया था, आप आंसर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या होगा, मशीन रीडेबल कैटलॉग को किसके द्वारा आरंभ किया गया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा। मार्क क्या है, समझ रहे हैं मार्क क्या है, तो मार्क जो है वो एक विशेष प्रकार की मशीन है जो कैटलॉगिंग कार्ड में डेटा को पढ़कर उसका एक्सप्लेनेशन करती है, यानी उसकी व्याख्या करती है। ठीक है, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग, इस शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जो कैटलॉगिंग रिकॉर्ड में डेटा को पढ़कर उसकी विवेचना करती है। ठीक है, समझ गए, समझ गए यहां तक क्या है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए पथ खोजक कहा जाता है। इनमें से किसे, यहाँ 4 दिए हैं, ग्रंथ सूची, सूची पत्र, सेल्फ सूची और सूचकांक और सार है। अब इनमें से आप बताएं कि कौन सा इनमें से पथ खोजक माना है। साहित्य के लिए पथ खोजक किसे माना गया है। आप अगर इनमें से एक से ज्यादा हैं तो यहाँ कूट देखें, कूट दिए गए हैं आपके लिए कि इनमें से एक टिक करना है। कौन कौन से हैं बताइए, क्या है इसमें आंसर। साहित्य के लिए पथ खोजक जो माना है वो एक तो ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची को माना है, एक सूचकांक और सार को माना है। ठीक है, यानी इसको भी पथ खोजक नाम दिया है, साहित्य के लिए पथ खोजक माना है
और 4 वाले को भी, सूचकांक और सार को भी पथखोजक माना गया है। तो कूट में अगर अपन देखें तो कौन सा सही होगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ग्रंथ सूची तथा सूचकांक और सार को साहित्य के लिए पथखोजक माना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 79। एक दावा दिया है, दावा लिखा गया है कि कॉलन वर्गीकरण एक गणनात्मक वर्गीकरण योजना है। क्या ऐसा है? कॉलन वर्गीकरण एक गणनात्मक एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन है क्या? हमने पढ़ी थी 6 प्रजातियां, समझ रहे, जिसमें एक में यूडीसी को शामिल किया था, एक में डीडीसी को, एक में एलसी को और एक में सीसी के 4 संस्करण को, फिर लास्ट में सीसी के 5वें और 6वें संस्करण को, और 6वीं वाली प्रजाति में सीसी के 7वें संस्करण को शामिल किया गया था। ये 6 प्रजातियां हमें इस प्रकार से देखनी है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि दावा दिया है, मतलब एक कथन आपको बोला गया है कि कॉलन वर्गीकरण एक गणनात्मक वर्गीकरण योजना है, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है क्या? कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन वर्गीकरण हमने किस में पढ़ी थी? पक्षात्मक में पढ़ी थी, फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में पढ़ी थी कॉलन को। ठीक है, लगभग मुक्त पक्षात्मक, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक, है ना। क्लासिफिकेशन की स्कीम में हमने लगभग मुक्त पक्षात्मक और पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक में सीसी के संस्करण पढ़े थे। यहाँ पूछा है गणनात्मक वर्गीकरण, ये कारण आपका दावा आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ अगर पक्षात्मक वर्गीकरण होता तो हम मानते कि ये सीसी का है, कॉलन क्लासिफिकेशन का है। जो परिगणनात्मक होता है, परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति जो होती है वो डीडीसी के संस्करण उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ जो दिया है गणनात्मक वर्गीकरण, ये दावा गलत होगा। आगे बढ़े, कारण क्या है? जब दावा ही गलत हो गया, हम कारण को एक बार देख लेते हैं, फिर अपन इनमें से टिक करेंगे कि क्या है। कॉलन वर्गीकरण ने वर्ग संख्या के निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक सिंथेटिक दृष्टिकोण अपनाया है। ये तो हमने शायद पढ़ा था अभी, है? एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम पढ़ी थी, जो सीसी का 7वां संस्करण शामिल किया गया था, उसमें एनालिटिको सिंथेटिक में जो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ कारण जो है वो सही होगा और दावा जो है वो गलत होगा, यानी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, कौन सा टिक किया है हमने? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ए असत्य है क्योंकि कॉलन वर्गीकरण एक पक्षात्मक वर्गीकरण होती है, ना कि गणनात्मक। ठीक है, गणनात्मक जो है वो डीडीसी के लिए माना जाता है। समझ गए? पक्षात्मक भी अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉलन वर्गीकरण में विषयों को पक्षों में बांटा जाता है। समझ रहे हैं? कॉलन वर्गीकरण में जो विषय होती है, मुख्य विषय या मुख्य वर्ग जो होते हैं, उनको फैसेट्स में, पक्षों में बांटा जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉलन वर्गीकरण जो है वो एक मुक्त या पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक होती है। ठीक है, लगभग पक्षात्मक या पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक, ये दोनों ही जो स्पेसीज है वो कॉलन वर्गीकरण के लिए लागू होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 80। पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी पाई जा सकती है। पैमाने और प्रक्षेपण से रिलेटेड जानकारी किसमें पाई जाती है? आप बताइए। पैमाना, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस मतलब एक पुस्तकालय विज्ञान से हटकर भी अगर कोई बच्चा इसे सॉल्व करे तो कर सकता है। क्या है? पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी किसमें पाई जाती है? आप इनमें से बताएं, बताइए जरा। पैमाना एक नॉर्मल अपन शब्द नाम ले रहे हैं, स्केल। प्रक्षेपण, पैमाना और
प्रक्षेपण जो है वो भौगोलिक स्रोत से संबंधित है ना। तो भौगोलिक स्रोत जितने हैं वहां अपन पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये मतलब इसे वैसे नहीं सोचे, मतलब पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड ही नहीं है। अपन इसे सोच सकते हैं कि भाई अपन लाइब्रेरी साइंस में ही पढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल भूगोल का भी अगर कोई स्टूडेंट इसे पढ़े तो आराम से इसका आंसर दे पाएगा कि पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी हमें कहाँ पे मिल सकती है, कौन से स्रोत में मिल सकती है, तो भौगोलिक स्रोत में। विश्वकोश में तो कोई मतलब ही नहीं है। नियमावली की पुस्तकों में इनमें से भी कोई मतलब नहीं है। निर्देशिकाओं में इनमें भी अपन नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं भौगोलिक स्रोतों में पैमाने और प्रक्षेपण से रिलेटेड जानकारी हमें मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जब भी हम हेडिंग बनाएंगे CCC के अनुसार तो हमें इसकी शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार इसे CCC के अनुसार कैसे हम इसका हेडिंग बना सकते हैं वो मुझे बताइए। करिए टिक आप लोग इनमें से। फिर मैं आपको एक दो और एग्जांपल दूंगी जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले तो इनमें से ही आप राइट टिक करो। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार, देखिए CCC के अनुसार अलग से बनाई जाती है और AACR 2 के अनुसार अलग बनाई जाती है। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार पूछा है। तो आप इसके अनुसार कौन सा इसका टाइटल बन सकता है, इनमें से आप आंसर दें, कौन सा बन सकता है। देखिए CCC में हमने इस प्रकार पढ़ा होगा कि ब्रैकेट में कुछ ऐसे दिया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा और C वाला भी नहीं होगा, यानी B और D में आप कंफ्यूज हैं। आप इसे राइट करें अब कि इनमें से कौन सा होगा। दिल्ली शिक्षा मंत्रालय, ये इस तरह से ब्रैकेट लग सकता है क्या? हम ऑप्शन में ही टिक कर सकते हैं, मतलब ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है। पता है यहाँ पे जो बोर्ड ने जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उनमें आपको क्लियर दिया है कि हम कहाँ पे कौन सा सही कर सकते हैं। देखो पहला जो है वो शिक्षा मंत्रालय दिल्ली, ऐसा तो हमने कोई CCC में हेडिंग नहीं बन सकती, हमने क्रॉस कर दिया। और C को भी कर दिया क्योंकि दिल्ली शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पूछे शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार। अब देखो यहाँ जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन नंबर D यहाँ राइट होगा। अब थोड़ी सी मैं व्याख्या में आपको बताऊं तो देखो यहाँ आप समझ पाओगे। CCC के अनुसार किसी शासन, संस्था या सम्मेलन का नाम बड़े अक्षरों में, समझ गए, किसी शासन, संस्था या सम्मेलन, अगर कोई ऐसा शीर्षक दिया है तो उसको हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है, तथा मंत्रालय या विभाग को छोटे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। अब समझ गए आप? अब आप टाइटल बना सकते हो आगे, ठीक है। जब भी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार अगर प्रविष्टि में टाइटल बनाने को दिया है, मेन एंट्री में टाइटल आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे कि कोई अगर शासन है या संस्था या सम्मेलन का नाम दिया है तो सबसे पहले उसे आप बड़े अक्षरों में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फिर क्या करना है हमें कि जो मंत्रालय और विभाग दिया है उसे हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया था, हमें एक जो क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार, यानी हमारे पास जो ये संस्था है, संस्था क्या है, दिल्ली सरकार, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसे दिल्ली सरकार को यहां लिखा, दिल्ली कॉमा लगाया, ठीक है। फिर कौन सा मंत्रालय, हमने कहा था मंत्रालय या विभाग, उसको छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक में मंत्रालय को लिख दिया, ठीक है। और जब भी मंत्रालय को लिखा जाता है उसके बाद में ये चिन्ह लगाया जाता है, इस तरीके का, ऐसे हम हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो उदाहरण हमने दिया है
दिल्ली सरकार को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, दिल्ली शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है वो दिल्ली कॉमा शिक्षा और छोटे कोष्ठक में मंत्रालय। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखो, अगर इस तरीके की आपको मिले कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ तक पढ़ना ओनली, यहाँ तक। ये हमको एक टाइटल दिया है और इसके लिए बोला है कि आप मुख्य प्रविष्टि में आप एंट्री करिए। एंट्री करते वक्त आप उस हेडिंग को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सबसे पहले अपन ने क्या करना है, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, किसी शासन संस्था या सम्मेलन का नाम। तो क्या हुआ, राजस्थान को हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया। ठीक है, फिर कॉमा लगाया। मैंने कहा था मंत्रालय या विभाग को अपन ने को छोटे कोष्ठक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंत्रालय वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ को हमने छोटे कोष्ठक में लिख दिया चिन्ह लगाकर। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ। कौन सा डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर, कैपिटल लेटर में लिखा। बना पाओगे आगे? कोई भी अगर आपको शीर्षक दे दे तो उसे सीसीसी के अनुसार कैसे, देखिए AACR2 में अलग से लिखा जाता है। जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसे भी आपको अच्छे से समझाएंगे कि AACR2 में मेन एंट्री में किस प्रकार लिखेंगे, लेकिन यहाँ सीसीसी के मेन एंट्री में हमें कैसे लिखना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस व्याख्या को आपके लिए लेके आई थी कि यहाँ आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, कि सीसीसी के अनुसार शासन संस्था या सम्मेलन का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और मंत्रालय और विभाग को छोटे कोष्ठक में चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। ठीक है ना, वैसे ही एक हमें टाइटल दिया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, यहां तक पढ़े और इसे आप मेन एंट्री में बनाएं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब क्या करना है, हमें शासन या संस्था का नाम लेना है और उसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन लिख दिया हमने। ठीक है, फिर कॉमा लगाया। अब विभाग या फिर मंत्रालय अगर हो तो उसे हम छोटे कोष्ठक में लिखेंगे, हमने लिख दिया डिपार्टमेंट ऑफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, है ना। अब क्या होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन को कैपिटल लेटर में यहाँ लिख देंगे, छोटे कोष्ठक में उसे डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें टाइटल बनाना होता है। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक टाइटल देंगे और 4 ऑप्शन में आपको घुमाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग से एकदम क्लियर रखना है कि हमें सीसीसी के अंदर कैसे मेन एंट्री में हमें हेडिंग बनानी होती है, वो इस प्रकार बनानी होती है। क्लियर हुआ सबको? मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े तो वर्गीकृत सूचीकरण संहिता, वही है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। वर्गीकृत सूचीकरण संहिता को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी कहा जाता है। इसके अनुसार छद्म नाम वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक प्रविष्टि बनाई जाती है। देखिए सीसीसी के अनुसार अलग प्रविष्टियां बनाई जाती हैं, AACR2 के अनुसार अलग प्रविष्टियां बनाई जाती है। एक मुख्य प्रविष्टि दोनों में ही कॉमन होती है और उसके अलावा जो अतिरिक्त प्रविष्टि होती है उनमें ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि या वर्ग निर्देशी प्रविष्टि या नामांतर निर्देशी प्रविष्टि और एक अंतर विषय प्रविष्टि, ये मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रविष्टि में शामिल होती है। ठीक है, तो सीसीसी में इसके अनुसार छद्म नाम और वास्तविक नाम के लिए जो प्रविष्टि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। चारों में से आप टिक करिए कि कौन सी ऐसी सूची है, ऐसी प्रविष्टि है जो छद्म नाम के लिए या वास्तविक नाम के लिए बनाई जाती है। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 82 में क्या होगा। टिक करिए क्वेश्चन नंबर 82, बताइए टिक किया आपने। इनमें से कौन सी प्रविष्टि ऐसी है जो सीसीसी के अनुसार छद्म नाम के लिए बनाई जाती है। तो नामांतर निर्देशी प्रविष्टि जो है वो यहाँ सीसीसी में छद्म नाम के लिए या वास्तविक नाम के लिए बनाई जाती है। देखिए जब भी किसी प्रलेख के शीर्षक में
जो एक ही नाम दो प्रचलित नाम जैसी स्थिति अगर आती है, मतलब एक नाम दिया है तो आप अपने आप ही बना दोगे उसकी प्रविष्टि। लेकिन अगर दो प्रचलित नाम है तो अपन कैसे बनाएंगे, छद्म नाम से या वास्तविक नाम से कैसे बनाएंगे? तो नामांतर निर्देशी प्रविष्टि में अपन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला जो है वो वैकल्पिक नाम सलेख बन सकता है। एक शब्दों के वैवध्य में प्रविष्टि बनाई जा सकती है, समझ रहे? वैकल्पिक नाम से ये शब्दों के, बताइए, एक तो वैकल्पिक नाम से बन सकती है, ये शब्दों का अगर वहां विवाद है तो शब्दों के वैवध्य में बना सकते हैं, या छद्म नाम से बना सकते हैं, जो अपन यहाँ पूछा ही है कि छद्म नाम या वास्तविक नाम, इसके द्वारा नामांतर निर्देशी प्रविष्टि में ही बनाया जाता है। ठीक है, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि में ही छद्म नाम से बनती है और सजातीय नाम से इसी नामांतर निर्देशी प्रविष्टि में बनती है। और अगर सीरीज दे दें, ग्रंथमाला दे दें, तो सीरीज की जो एंट्री बनती है वो भी नामांतर निर्देशी प्रविष्टि में ही सम्मिलित होती है, जिसे सीरीज एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो नामांतर निर्देशी प्रविष्टि के ही भाग होते हैं छद्म नाम या वास्तविक नाम की जो एंट्री बनेगी, या सीरीज की जो एंट्री बनेगी ग्रंथमाला की, या फिर सजातीय नाम का बनेगा, या वैकल्पिक नाम का जो बनेगा, वो सभी नामांतर निर्देशी प्रविष्टि में आती है। ठीक है, समझ गए? ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि अलग होती है, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि अलग होती है, सीसीसी में जो अतिरिक्त प्रविष्टि है वो अलग है, और ACR2 में है वो अलग है। ठीक है, सबको अपनी ये प्रविष्टियां, एक कंसेप्ट जो है इन प्रविष्टियों का वो एकदम क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि में कौन सी प्रविष्टि बनेगी, या वर्ग निर्देशी में कौन सी बनेगी, नामांतर में कौन कौन सी बन सकती है, और अंतर विषय में कौन कौन सी बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। WIPO का पूर्ण रूप है, WIPO, इसका पूरा नाम पूछा है, बस कर दो टिक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बता सकते हैं वीपो का पूरा नाम क्या है? वीपो का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। सबको पता होगा शायद। वीपो क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में है, समझ रहे? वीपो सबने सुना है ना, WIPO। वीपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में है, जिसके 193 देश जो हैं वो सदस्य बने हुए हैं। वीपो के कितने देश? 193 देशों को सदस्य देश बनाया है। भारत जो है वो इसका सदस्य कब बना, बताएंगे? भारत भी इसका सदस्य, इसके सदस्यों में सम्मिलित है, जो 1975 में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, भारत ने इसकी सदस्यता कब ली? 1975 में, समझ गए? वीपो का मुख्यालय पूछा जा सकता है, वीपो का मुख्यालय कहाँ है, पता है क्या सबको? ये बताए, क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे नहीं पता कि कौन से पेपर में पूछा गया था कि वीपो का मुख्यालय कहाँ है। वीपो का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें आप। पूरा नाम यहाँ पूछा है इस पेपर में, पूरा नाम आप लोग ध्यान रखें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1975 में भारत इसका सदस्य देश बना था और 193 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हिंदी का नाम है ये, इससे आप कंफ्यूज ना रहे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगर यहाँ पूछ लेना तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दिया करो।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अगर नाम दे दे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के बारे में बात करी गई है। ठीक है, वीपो का मुख्यालय जिनेवा में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ ये कुछ कोड दिए हैं, इनको इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। एक पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आया था जिसे उसके उद्भव वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करवाया था। आपको ये कूट दिए हैं जो इनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में है, आप इनमें से टिक करें। ठीक है, राइट टिक करिए। पहला कौन सा है? शेयर्स की विषय शीर्षकों की सूची, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स कब आई, कब इसका प्रकाशन हुआ? सबको पता है या मैं बताऊं? 1923 में। पता है क्या? पेनिजी कोड कब प्रकाशित हुआ? पेनिजी कोड 1841 में प्रकाशित हुआ। AACR 1 मैंने बताई थी, AACR 1 जो है वो 1967 में, सॉरी AACR 1 1967 में, और इसका सेकंड जो था वो AACR 2 1978 में। ठीक है, समझ गए? CCC कब थी, कब प्रकाशित हुई? 1934 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। अब इनको क्रम में अरेंज करो। सबसे पहले पेनिजी कोड आया, पेनिजी कोड आया तो ऑप्शन नंबर सी में सेकंड, बाकी के में तो है ही नहीं, तो यही टिक होगा। कर दे आंसर टिक। अगर आपको पहला पता है कि पेनिजी कोड कब आया 1841 में, तो आप टिक कर पाओगे। उसके बाद में 1923 में शेयर्स की विषय शीर्षकों की सूची आई। ठीक है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद में 4 1934, फिर 1967 में AACR 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट होगा। देखिए जितने भी कोड है, जितनी संस्था है, वो कब उनका गठित हुई, कब इनका प्रकाशन हुआ, इन सभी की मतलब ये जो वर्ष दी है ये बहुत मेन है। सब बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा इन वर्षों को आप अपने दिमाग में रखें, याद करें। CCC के 7 संस्करण है, तो CCC के 7 संस्करण कौन कौन से वर्ष में प्रकाशित हुए उनको आप जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, DDC के जो मेन संस्करण है आप उनको ध्यान में रखें। 23 संस्करण, 23 के अगर आप वर्ष ध्यान रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो जो मेन है उनको तो आप जरूर याद रखें, क्योंकि DDC में भी पूछा जाता है कि तीसरे संस्करण कब प्रकाशित हुआ, या DDC का मतलब जिस संस्करण में कुछ अलग से कुछ जोड़ा गया है उसको आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ सूची फर्स्ट दी हुई है जिसमें कुछ लेखकों के नाम हैं, और सूची सेकंड है जो कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स दी हुई हैं। ठीक है, वर्गीकरण की पद्धतियां दी हैं, तो उनको इनसे मिलाना है। विस्तृत वर्गीकरण पढ़ा होगा आपने, समझ रहे? एक ग्रंथ सूची वर्गीकरण, एक थर्ड है नियंत्रित रेखा। देखो बोर्ड वालों ने क्वेश्चन दिया है जिसमें नियंत्रण रेखा दी है, जबकि यहाँ ऐसी कोई वर्गीकरण की पद्धति होती नहीं है। यहाँ LOC नाम है, मान रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में LOC नाम है, लेकिन LOC जो है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए यूज किया गया है, समझ रहे हैं? और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक वर्गीकरण की पद्धति है, ये हम मानते हैं। तो यहाँ नियंत्रण रेखा इसका हिंदी अनुवाद नहीं होगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पढ़े यहाँ। इसके बाद में एक UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक UDC जो वर्गीकरण की स्कीम है वो दी है। अब इनको इनसे जोड़ें कि किसका विकास किसने किया। ठीक है, आप लोग इनको जोड़े। हेनरी ला फोंटेन किससे संबंधित है? अगर आपको पहला पता है तो शायद आप इन ऑप्शन में से टिक कर पाए, अभी देखेंगे अपन। हेनरी ला फोंटेन, ए को मिलाएं UDC से, क्योंकि हेनरी ला फोंटेन हमने UDC में पढ़ा है। ठीक है, अगर आप मिला पाए हैं तो ए में 4, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, बाकी के में ए में थर्ड है या सेकंड है या फर्स्ट है, लेकिन हमारा जो राइट है वो हेनरी ला फॉन्टेन यूडीसी से हमने मिलाया है। ठीक है, समझ रहे? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, बाकी आगे तो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये हमें कंफर्म पता है कि हेनरी ला फॉन्टेन यूडीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आगे देखें, एच ई ब्लिस बी वाले में सेकंड विस्तृत वर्गीकरण से, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, समझ गए? हेनरी ला ये एच ई ब्लिस जो है वो किससे संबंधित है? विस्तृत वर्गीकरण से। ठीक है, इससे मिला दिया। अब देखिए सी में फर्स्ट, सी ए कटर किससे संबंधित है? ग्रंथ सूची वर्गीकरण से है। गलत मिलाया अपन ने, अभी देखो ध्यान दो, ये तो हमें कंफर्म पता है कि हेनरी ला फॉन्टेन यूडीसी से रिलेटेड है। ठीक है, इंग्लिश में शब्द देखो, ग्रंथ सूची वर्गीकरण है जो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। एक बार अपन इंग्लिश में इनको देख लेंगे तो अपन और अच्छे से टिक कर पाएंगे। ये है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। अब इनके नाम से रिलेट करिए। हेनरी ई ब्लिस किससे संबंधित है? बिब्लियोग्राफिक से, कर दो टिक। बी वाले में सेकेंड। ठीक है, सी ए कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन विस्तृत वर्गीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, और JCM हैंसर जो है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप इनमें से कूट में से पहचान पाएंगे कि ए में 4, बी में सेकेंड, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट होगा। वैसे हम पहले में ही कर पाए थे, लेकिन अगर पहला जो है 4 यहाँ 2 में ऑप्शन होता तो अपन आगे कंफ्यूज होते, इसलिए हमें ये चीज याद रखना है। हेनरी ई ब्लिस तो बिब्लियोग्राफिक से संबंधित है, ब्लिस बिब्लियोग्राफिक, आप इनको ध्यान रखें थोड़ा। सीए कटर जो है वो एक्सपेंसिव से संबंधित है, यानी विस्तृत वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, बाकी का जो चौथा बचा है वो चौथे से संबंधित होगा ही होगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से रिलेटेड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 86। सिमोन लुबेट्स्की और मैरी पिगॉट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? बताइए, सिमोन लुबेट्स्की और मैरी पिगॉट किसके साथ जुड़े हैं? यानी वर्गीकरण से संबंधित हैं, या कैटलॉगिंग से संबंधित हैं, या फिर अनुक्रमण से संबंधित हैं, या प्रबंधन से संबंधित हैं? बताइए। सिमोन लुबेट्स्की और मैरी पिगॉट ने कुछ पुस्तकें लिखी होंगी, और वो पुस्तकें जो लिखी वो किससे रिलेटेड लिखी, ये हमें यहाँ बताना है। ठीक है, यानी इनका जो रोल था वो क्लासिफिकेशन में था या कैटलॉगिंग में था, क्लासिफिकेशन में था या कैटलॉगिंग में था, या फिर इंडेक्सिंग में था। आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, किससे रिलेटेड लिखी, या फिर मैनेजमेंट में था? इनका जो मुख्य रोल था वो किस में था, बताइए। सिमोन लुबेट्स्की और मैरी पिगॉट का जो मुख्य रोल था वो कैटलॉगिंग में था, क्योंकि उन्होंने सूचीकरण से संबंधित पुस्तकों को लिखा था, यानी कुछ पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की जो सूचीकरण से रिलेटेड थी। ठीक है, सिमोन लुबेट्स्की ने 3 पुस्तक प्रकाशित की थी जिनका संबंध सूचीकरण से था, और आज इनका जो क्षेत्र है वो सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं सिमोन लुबेट्स्की। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में, लेकिन उन्होंने पहले कैटलॉगिंग में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। तो इन दोनों का सीधा संबंध कैटलॉगिंग से है, तो आप ध्यान रखें सिमोन लुबेट्स्की और मैरी पिगॉट जो है वो कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 87। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित
पुस्तक संख्या के पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की पहचान करें। ठीक है, देखिए यहां पूछा है पुस्तक संख्या, बुक नंबर के पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की पहचान करें, यानी इनका जो क्रम है वो क्रम से हमें अरेंज करना है और कूट में आंसर देना है। ये जो कूट है इसे यहां से काटिए और यहां लिखिए। ठीक है, अब आप इनको अरेंज करो कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तब मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, समझ गए? आगे आप लोग बताइए कि रंगनाथन के द्वारा जो है वो कॉलम वर्गीकरण पद्धति में पुस्तक संख्या या ग्रंथांक अपन बोले तो इसे बनाने के लिए एक सूत्र दिया था ऐसा रंगनाथन ने, वो सूत्र कौन सा था? ठीक है, और उसका जो व्यवस्थापन था वो किस तरीके से था? मैं आपको देखो इसमें लेके आई हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में यानी कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम में ग्रंथांक बनाने के लिए, या ग्रंथांक को अपन बुक नंबर बोलते हैं, ठीक है, ग्रंथांक या बुक नंबर बनाने के लिए एक सूत्र दिया है और वो सूत्र किस प्रकार है, मतलब इस सीक्वेंस में वो सूत्र बनता है। ठीक है, हमारा जो सूत्र है वो है L F Y A, ठीक है, Y A डॉट V डैश S, इनका सबका अलग अलग वो है। ठीक है, मतलब भाषा संख्या L जो है वो लैंग्वेज नंबर है। ठीक है, ऐसे हम इसे पूरा देखेंगे अभी और फिर इसका सीक्वेंस, हमें ये चिन्ह जो दिए हैं ना इनका मुख्य रूप से ध्यान रखना है। L F Y A के बाद डॉट लगाना है, फिर V, उसके बाद ये चिन्ह लगाना है, फिर S, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर C, फिर कॉलन, फिर EBN। ठीक है, ये हमें दिया है ग्रंथांक निर्मित करने के लिए रंगनाथन द्वारा जो सूत्र दिया गया था वो इस प्रकार था। ठीक है, अब यहाँ इनका सबका अलग अलग सेंस दिया है। L जो है, L क्या है? भाषा संख्या, लैंग्वेज नंबर, Y फॉरम नंबर, सॉरी F जो है वो फॉरम नंबर, Y जो है वो प्रकाशन वर्ष, ठीक है, Y जो है वो प्रकाशन वर्ष, A एक्सेशन नंबर, V जो है वो वॉल्यूम नंबर, यानी L F Y A कोष्टक में लिखते चलना है और फिर Y A के बाद में डॉट लगा के वॉल्यूम नंबर लिखना है। ठीक है, फिर अपन को डैश लगा के सप्लीमेंट नंबर लिखना है, फिर सेमीकोलन लगा के कॉपी नंबर लिखना है, फिर कॉलन लगा के इवैल्यूएशन नंबर लिखना है। ठीक है, तब हमारा एक ग्रंथांक यानी एक बुक नंबर बनेगा। तो ये जो क्रम दिया है वो क्रम हमें इसी प्रकार याद रखना है, यानी आप इसे दिमाग में फिक्स कर लो कि L F Y A डॉट V डैश S, फिर सेमीकोलन C और कॉलन इवैल्यूएशन नंबर। इस पूरे सूत्र को ढंग से याद कर लेना, इसका क्रम भी पूछ सकते हैं, इसका मतलब भी पूछ सकते हैं कि Y का मतलब क्या है, या A का मतलब क्या है, या B का मतलब क्या है, कुछ भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी आएगा ही आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप लोग इस पूरे बुक नंबर बनाने के जो सूत्र दिया है इसे पूरा अच्छे से याद कर लें। ठीक है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बना है वो सीक्वेंस से ही रिलेटेड बना है। ठीक है ना, समझ गए? अब इसका आंसर आप लोग टिक कर दो, L F Y A डॉट V डैश S सेमीकोलन C और कॉलन EBN। ठीक है,
कर दे, करो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी से टिक कर दो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले था भाषा, हमने कहा था एल एफ वाई और ए, ये चार जो है वो पहले पहले दिए हैं। अब इनमें से देखो सबसे पहले है भाषा, इनमें भाषा 3 में दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ फॉरम नंबर, यानी प्रपत्र, प्रपत्र को बोलते हैं पर फॉरम नंबर, ठीक है। उसके बाद में यानी प्रकाशन वर्ष, पब्लिकेशन, पब्लिश्ड ईयर। अब बताइए इसमें ये वर्ष होगा, ठीक है। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। फिर इवैल्यूएशन नंबर लास्ट में था, मूल्यांकन ही तो बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन नंबर ये तो सबसे लास्ट में था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट होगा, ठीक है। देखिए इस वाले की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ एल एफ वाई के बाद में डॉट है, ये जरूर लगा देना, टाइपिंग मिस्टेक में ये लगाई नहीं है। और ये मुझे शायद दिख रहा है कि ये वाला जो है ना एस के बाद सेमी कॉलन है और सी के बाद में कॉलन है, तो 2 बिंदु लगाने हैं यहाँ, ठीक है। और ये सेमी कॉलन है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे पूरा आप इसी सीक्वेंस में याद कर लेना, जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं और यहाँ संबंधों के प्रकार दिए हैं, फेज रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अभी आप इनको बताएं। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध किससे जोड़े, भू राजनीति को किससे जोड़े, चिकित्सा न्याय शास्त्र को किससे जोड़े और चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंधों को किससे जोड़े। टिक करो आप लोग आंसर, इसमें कौन सा होगा। ठीक है, मैं स्लाइड में आपको बताऊंगी भी कि इसे अपन किस प्रकार टिक कर सकते हैं और क्यों हम लोग इसे ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी ए, इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो एक सामान्य संबंध है, जनरल रिलेशन है, ठीक है। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो एक जनरल रिलेशन, सामान्य संबंध में आता है, ठीक है। दूसरा अपन कह रहे हैं कि भू राजनीति जो है वो एक प्रभावित है, भू राजनीति प्रभावित, फेज रिलेशन जो है प्रभावित से जोड़ेंगे। तीसरा है चिकित्सा न्यायशास्त्र, चिकित्सा न्यायशास्त्र को अपन झुकाव से जोड़ेंगे और चांदी और सोने के बीच जो रासायनिक संबंध है उसे अंतर सारणी सामान्य संबंध जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्यों जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा अपन नेक्स्ट स्लाइड में आगे पढ़े तब आपको समझ में आएगा कि विभिन्न विषयों के विभिन्न पक्षों में आपस में जो संबंध होते हैं उन्हें दशा संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। विभिन्न विषयों के या विभिन्न पक्षों में, समझ गए, उनमें जो आपस में जो संबंध होता है उन्हें दशा संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे अपन ने कहा था कि इतिहास में राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए आगे, तथा दशा संबंध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। हमारे दशा संबंध जो है वो ऐसे हैं कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ठीक है। इन्हीं सभी दशा संबंधों को 5 प्रकार के संबंधों में जोड़ा जाता है, जो एक सामान्य है, एक झुकावात्मक है, एक तुलनात्मक है, एक भिन्नात्मक है और एक प्रभावात्मक होता है, ठीक है। जनरल, वाइज, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से उनको जोड़ा था। अभी जो हमने क्वेश्चन देखो, दशा संबंध जो है वो ये 5 हैं। अब इनमें हम सामान्य में कौन सा पढ़ रहे हैं, झुकावात्मक में कैसा पढ़ रहे हैं या कंपैरिजन में क्या पढ़ रहे हैं, इस तरीके से इनको अपन ने रिलेट करना है आगे, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध जनरल होगा, ठीक है। भू राजनीति जो है वो एक इन्फ्लुएंसिंग प्रभावित होती है, प्रभावित दशा संबंधों से जोड़ा गया है भू राजनीति को। चिकित्सा न्यायशास्त्र जो है वो एक झुकावात्मक है यानी इन्फ्लुएंसिंग है। झुकावात्मक, समझ रहे? अपन कह रहे हैं झुकावात्मक। 22 बोलेंगे इंग्लिश मुंह से, बताते चलिए आप लोग। 22 रिलेशन से जुड़ा है चिकित्सा न्यायशास्त्र को, ठीक है। चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंधों को इंट्रा एरे फेज रिलेशन में जोड़ा है, ठीक है ना। अंतर सारणी सामान्य संबंध में इसे जोड़ा है। ठीक है, इस स्लाइड की आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इनको पांचों प्रकार के दशा संबंधों को ध्यान में रखें। सामान्य, झुकावात्मक, तुलनात्मक, भिन्नात्मक और प्रभावात्मक, ठीक है। इनमें क्या है, कैसा संबंध है, कि क्यों इसे जोड़ा है, और जो दशा संबंध जो परिभाषित किए थे वो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ठीक है। इन तीनों को इस प्रकार से 5 संबंधों में दर्शाया गया है। करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में परिभाषित किया था। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? एक लाइब्रेरी साइंस में ये कथन जो है वो एक फेमस, मतलब प्रचलित कथन बोल सकते हैं, वो कथन है जो कई बार एग्जाम में पूछा है। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया था? आप बताइए, इन चारों में से कौन से द्वारा अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में परिभाषित किया था? ईसी रिचर्डसन ने ये कथन दिया था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। ईसी रिचर्डसन का अंकन में यानी नोटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने अंकन में। इनके द्वारा एक कथन बोला गया था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। ईसी रिचर्डसन के द्वारा बोला गया था, ठीक है। ये एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। इनका अंकन में एक बहुत अच्छा रोल अदा किया था। इन्होंने ये कथन दिया था, ठीक है। आपको यहाँ ईसी रिचर्डसन को नोटेशन से याद रखना है, अंकन से आपको याद रखना है कि ईसी रिचर्डसन ने अंकन शब्द दिया, ठीक है। समझ गए? यहां तक हमने एक लाइब्रेरियन 2022 का जो पेपर है 3rd ग्रेड का, वो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है पूरा। 89 क्वेश्चन उसमें लाइब्रेरी साइंस के थे और 10-11 क्वेश्चन उसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आगे जो 11 क्वेश्चन बचे हैं, 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता है जिसमें 10-11 क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी के थे, इसलिए उनको हम अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। हमने पूरे लाइब्रेरियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ आए थे वो पूरे पढ़ लिए। अब देखते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसकी अपन एक अलग वीडियो बना देंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अपन कौन सा लेंगे वो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको आगे न्यूज मिल जाएगी कि कौन सा अपन आगे कौन सा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप डेली मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।